हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबका? ठीक हो? ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं अपने चैनल पे हमेशा कमेंट पढ़ता रहता हूँ और जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ मुझे सच्ची बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे जो एफ़र्ट्स हैं फ़िज़िक्स टीच करने के, उससे आप लोगों की थोड़ी सी लाइफ चेंज हो रही है। आई एम एडिंग सम वैल्यू टू योर लाइफ। अभी जैसे एक बच्चे का कमेंट, ये थैंक यू सर वाले तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे भेजते हैं कि सर आपके जो लेक्चर्स हैं हम उनसे अच्छे से फ़िज़िक्स अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। मुझे सच्ची इससे बहुत खुशी होती है और मेरा एम भी यही है कि फ़िज़िक्स जो है ना, इतना टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों के द्वारा। सो मैं यही चाहता हूँ कि आप बच्चे जो हैं फ़िज़िक्स को पढ़ते पढ़ते इंजॉय करें, आपकी इमेजिनेशन बढ़े, आप फ़िज़िक्स में अपना करियर बनाएं आने वाले टाइम में। अब जैसे मैंने भी खुद रिसर्च करा हुआ है, पीएचडी करी हुई है फ़िज़िक्स में। सो दैट लाइफ इज़ ऑसम। आप जब किसी प्रॉब्लम पे काम करते हो, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में लाइक आईआईटीज़ और आईआईएससी इस तरह के इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च करते हो, आपको सच्चे बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है एंड दैट लाइफ इज़ सो गुड। सो मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में इतना टैलेंट भरा पड़ा है और ये जो बच्चे हैं हमारे जो बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनका थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। मुझे नहीं पता मैं उसमें कितना अभी तक सफल हो पाया हूँ, लेकिन आपके जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो सच्ची बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी एक बच्चा है तान्या नायक, इसने मुझे कमेंट किया है कि सर मैं अभी अपना कॉलेज नहीं छोड़ रही सिर्फ आपकी वजह से। तो यूर वीडियो लेक्चर्स मोटिवेट्स मी टू नॉट गिविंग अप। सो आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई है। इस तरह के कमेंट्स बाकी बच्चे भी जब करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पेशेंस रखिए। फ़िज़िक्स मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। जो बच्चे इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं उनको ध्यान से समझना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना है, फ़िज़िक्स पे पेशेंस रखनी है। धीरे धीरे इतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि आप फ़िज़िक्स ही पढ़ोगे, आपका दिल करेगा कि मुझे और ज़्यादा इस नेचर के बारे में स्टडी करना है, और ज़्यादा नेचुरल फिनोमिना को समझना है और कुछ लाइफ में बनाना है हमें, कुछ रिसर्च करना है। तो ये बहुत सच में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो अभी और भी कमेंट्स हैं, देखो बहुत सारे बच्चे मुझे कितना ज़्यादा प्यार भेजते हैं, सुपर्ब कंटेंट, थैंक यू। ये भी है, देखिए इसमें इसको एक्स केयर नहीं पता चला, MW सुमन। तो मैंने फिर बताया कि एक्स केयर जो है ना, इसके लिए भाई पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। अब कभी कभी शॉर्ट्स बना देते हैं बच्चे इसलिए कि चलो आपके किसी कॉन्सेप्ट की रिवीजन हो जाए, एक्चुअली फॉर्मूले याद रह जाते हैं जब इस तरह से शॉर्ट्स देखते हैं। सो इसलिए मैंने शॉर्ट्स बनाए होते हैं। अगर कहीं पर ऐसी कोई टर्म रह जाए जो मैं शॉर्ट में ना बताऊं तो आप प्लीज़ फुल लेक्चर देखा करिए। बाकी अच्छा है, आपको डाउट्स आते हैं आप मेरे से पूछते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इसी तरह से आगे भी आप देखिए इतने सारे कमेंट आए हुए हैं और इसी तरह से आप मुझे कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं और जल्दी से जल्दी कंटेंट जो है बीएससी का और बीटेक में जो इंजीनियरिंग फिज़िक्स होती है और धीरे धीरे फिर मास्टर्स का जितना भी कंटेंट है फिज़िक्स का, जो भी मुझे आता है, जो भी मैं पढ़ के करा सकता हूँ आपको, मैं करवाता रहूँगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज़ क्लास। आज हम ना वेक्टर अलजेब्रा का जो हमारा वेक्टर कैलकुलस का एक टॉपिक रहता था वो कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर कैलकुलस में स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम जो है इसमें हमें डेरिवेशन करनी है और एक प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा स्टोक्स थ्योरम की, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम किसी भी वेक्टर फील्ड की सर्कुलेशन कर्ल कैलकुलेट करके कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली स्टोक्स थ्योरम इसीलिए बनाई गई है कि भाई हम अगर सर्कुलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड की ओवर ए क्लोज्ड पाथ, तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए कर्ल कैलकुलेट कर लें। फिर उस कर्ल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर द सरफेस, वो बेसिकली सर्कुलेशन ही हमें देता है। स्टोक्स थ्योरम क्या है इसको पहले ध्यान से समझ लेते हैं, इसको ड्राइव कर लेंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम भी करवाएंगे। तो स्टोक्स थ्योरम जो है ना, ये क्या करती है, लेट अस सी। स्टोक्स थ्योरम so it relates सर्कुलेशन, या सर्कुलेशन को आप क्लोज लाइन इंटेग्रल भी बोलते हो, क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड with curve with surface integral of कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो ये मैंने सिर्फ अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये है क्या एक्चुअली। अब इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, फिर प्रॉपर स्टेटमेंट भी देता हूँ आपको। सो वी कैन राइट मैथमेटिकली कि इफ़ वी हैव ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर एंड ओवर ए क्लोज्ड पाथ आई वांट टू इंटीग्रेट इट, लाइन इंटेग्रल। ये डी आर जो है, यहाँ पर कोई वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, कोई नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड किसी भी तरह की।
हमने क्या करा, यहाँ पर एक क्लोज पाथ ऐसे लिया, उस क्लोज पाथ का नाम हमने सी रख दिया। अब मैं हर पॉइंट पर वेक्टर फील्ड की ऐसे वैल्यूज़ लेके, डी आर इसी का पार्ट होता है, डी आर जो होता है वो इसी क्लोज पाथ का हिस्सा है, पार्ट है। हर किसी पॉइंट पर हम उसको वेक्टर फील्ड की जो जो भी वैल्यू है वो उठा के उसको सम करते रहते हैं। सम करने का मतलब इंटीग्रेट करते रहते हैं हर किसी पॉइंट पर, इस तरह से। तो वो जो हमारे पास रोटेशनल इफेक्ट आता है उसको सर्कुलेशन बोलते हैं। और स्टोक्स थ्योरम ये बोलती है कि ये जो सर्कुलेशन है ये आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, सरफेस इंटेग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ये कर्ल आपको मैंने बताया डेल क्रॉस ए से कैलकुलेट होता है। सो डेल क्रॉस ए कैलकुलेट कर लो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वो जो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, उसका फिर आपने डी एस के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। डी एस वेक्टर इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, स्मॉल एरिया वेक्टर। वो कौन सा एरिया है, ये जो क्लोज पाथ है इसका जो एरिया टोटल बनेगा एस, उस टोटल एरिया का छोटा सा हिस्सा हमने माना हुआ है डी एस वैक्टर। तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डी एस वैक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना हमें कर्ल के साथ। सो दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स लॉ की जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ। अब जब सर्कुलेशन बोल दिया ना तो अंडरस्टूड है कि क्लोज्ड पाथ की बात हो रही है। अगर लाइन इंटेग्रल बोला तो फिर क्लोज है या ओपन है, डिफरेंट आंसर आएंगे। सो सर्कुलेशन का मतलब होता है लाइन इंटेग्रल ओवर ए क्लोज पाथ ऑफ ए वेक्टर फील्ड। दिस इज इक्विलेंट टू द सरफेस इंटेग्रल। देखिए राइट हैंड साइड पे दो इंटीग्रेशन के साइन है, सरफेस इंटेग्रल है। कौन सा सरफेस है, ये जो इसने बाउंड किया है, इस वेक्टर फील्ड ने जो सरफेस बनाया है, वेक्टर फील्ड नहीं, इस क्लोज पाथ ने जो सरफेस बनाया है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लोज पाथ ले लिया तो वो एक सरफेस बनाएगा, वहाँ पे सरफेस, ओपन सरफेस बनेगा। सो उस ओपन सरफेस को हमने, उस ओपन सरफेस के ऊपर हमें कर्ल को इंटीग्रेट करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्विवेलेंट होती है। ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम है। अब इसकी स्टेटमेंट आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है, जो मैंने अभी बोला मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आप लिख पाओ एग्जाम में जाके। सो ये स्टेटमेंट है, द क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड is equivalent to, is equal to the surface integral of कर्ल। यहाँ कर्ल पक्का लिखना, सीधा वेक्टर फील्ड मत लिख देना क्योंकि यहाँ कर्ल है, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द ओपन सरफेस। कौन सा सरफेस, ओपन सरफेस, विच इज बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। जो क्लोज पाथ हमने कंसिडर किया था उसने जो ओपन सरफेस को बाउंड करके रखा है उसके ऊपर। सो दिस इज द स्टेटमेंट। इसको आप याद कर लेंगे, एग्जाम में एज इज लिख देंगे। अब इसकी स्टेटमेंट तो लिख ली, अब डेरिवेशन करते हैं। अब डेरिवेशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। सो बहुत आसान है, जल्दी हो जानी है, कर लेते हैं इसको। सो डेरिवेशन, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इस रीजन ऑफ स्पेस में एक वेक्टर फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस तरह की। सो दिस इज ए वेक्टर। अब इस फील्ड के ऊपर हमने यहाँ पर एक बनाना क्लोज्ड पाथ। ये क्लोज पाथ है, इसको हम बोल देते हैं सी। इस क्लोज पाथ की सेंस होती है, वो राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं हम। सो इस पार्ट को आप स्क्रीन के बाहर इमेजिन करें, इस पार्ट को स्क्रीन के अंदर इमेजिन करें। ये पार्ट स्क्रीन के बाहर है। सो इस तरह से फिंगर्स जब मैं कर्ल करूँगा, मेरा थंब इस साइड पे आ रहा है। सो आपका थंब जब आप ऐसे अपनी फिंगर्स को घुमाओगे, जैसे ये एरो जा रहा है, इस तरह से राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ तो आपका थंब इस डायरेक्शन में आएगा। सो इस डायरेक्शन में हमें सर्कुलेशन कैलकुलेट करनी है, वो है हमारे पास ए डॉट डी आर। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। एंड दिस इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल, वो हम प्रूव करना है। सो लेट अस राइट, कंसिडर a non-uniform vector field। वेक्टर फील्ड का नाम है ए वेक्टर, विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, बिकॉज इट इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, एग्जिस्ट इन स्पेस। इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड और एनी फील्ड। लेट सी बी द closed path which forms an open surface
ओपन सरफेस एस वेक्टर। सो इसी तरह से जो ओपन सरफेस एस वेक्टर होगा ना, उसकी भी डायरेक्शन यही आएगी, वो भी राइट हैंड थंब रूल से ही निकलती है। सो नाउ वी विल डिवाइड दिस एरिया, जो एरिया इसने फॉर्म करा उस एरिया को हम स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ये पिंक कलर आप देखो, तो मैंने छोटे छोटे क्लोज पाथ यहाँ पे बना लेने हैं, क्योंकि ना हमारे पास अभी कर्ल की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करेंगे। मैं बताता हूँ, कर्ल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ कर्ल की डेफिनेशन को। सो यहाँ पे कितने सारे अभी क्लोज पाथ है, जैसे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं इसको ना येलो से शेड करता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये एक पाथ है, ठीक है, इसकी मान लो ये सेंस है ऐसे, और ऐसे ही एक अगला पाथ है, इसकी ये सेंस है ऐसे। सो ये छोटे छोटे हिस्सों पे अगर मुझे सर्कुलेशन कैलकुलेट करनी है तो हम इन सारी सर्कुलेशंस को कैलकुलेट करके बाद में ऐड करेंगे। तो हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। सो लेट्स डिवाइड द एरिया एस इंटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, उनके नाम रख लेते हैं 1 2 3 अप टू n, ये इनके नेम्स हैं। इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जो है इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने छोटे छोटे एरियाज यहाँ पे बना लिए, ठीक है। लेट एरिया ऑफ ईच एलिमेंट इज डेल्टा एस, तो इनको भी नाम दे देते हैं, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 अप टू डेल्टा Sn. So they are small area elements. Now according to definition of curl of a vector field, वो आपको याद होगी, आपने अगर कर्ल वाला लेक्चर देखा है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, याद है, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 1 बाई डेल्टा एस ए डॉट डी आर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज एक्चुअली सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन होती है ना, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, एरिया से डिवाइड कर दिया, प्रोवाइडेड द एरिया इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो ये डेफिनेशन है कर्ल की, ये हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस में पढ़ा था कि हमें कर्ल बेसिकली देती क्या है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इस डेल्टा एस अप्रोच 0 जो है वो हमारी डेफिनेशन में ही है, क्योंकि हमने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स बनाए हैं, उसको नहीं लिखना पड़ेगा। ये वाला डेल्टा एस जो है बेसिकली एक वेक्टर है, इसको हम इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैंने सिर्फ C1 लूप के लिए लिखना है, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये जो है ना 1, ये वाला 1, उसको मैं वाइट में दिखाता हूँ आपको, इसको हम C1 बोल देते हैं, और अगले वाले को C2 बोल देते हैं, ऐसे ही अगले वाले को C3 C4 C5, ऐसे करते रहेंगे ना हम। और इस तरह से हम सबके लिए ये डेफिनेशन लिखेंगे हर एक छोटे एलिमेंट के लिए। सो ये कैसे लिखी जाएगी, इट विल बिकम ए डॉट डी आर, तो ये मैंने C1 के लिए करा, इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, और यहाँ डॉट लगाना है डेल्टा एस वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो वैसे आप अगर एरिया की बात करें, अगर स्केलर होता तो मैं डॉट ना लगाता, बट दोनों वेक्टर हैं तो ऐसे लिखना। अब ये S1 के लिए है। सिमिलरली फॉर अनदर एलिमेंट आई कैन राइट कि भाई अगर मुझे C2 के ऊपर ये सर्कुलेशन देखनी है, C2 इज़ द सेकेंड कर्व, देखो C2 कर्व है या पाथ है, डेल्टा S1 डेल्टा S2 एरिया है। जैसे यहाँ पर एक पाथ है, ये पूरा पाथ जो है ये हमारा C1 है, इसने जो एरिया बाउंड करा है ये वाला, वो एरिया जो है वो डेल्टा एस है, तो दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ हम इसके लिए लिखेंगे राइट हैंड साइड पे डेल क्रॉस ए एज इट इज़ आएगा, बिकॉज इट इज़ अ डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन कहाँ से आई सर, इसके लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल पढ़ो, उसमें बहुत अच्छे से बताया। चलो, तो ऐसे हमने सेकंड के लिए करा, और इस तरह से हम चलते जाएंगे, नेक्स्ट शीट पे चले जाएंगे, वहाँ हम nth के लिए लिखेंगे। तो सिमिलरली अगर मैं Cn पार्ट के लिए लिखूं, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक बोलिए वेक्टर फील्ड, इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डेल्टा
एस एन वेक्टर। तो n इक्वेशंस आ गई। नाउ आई विल ऐड ऑल दीज n इक्वेशंस टू गेट द टोटल सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। सो टू फाइंड या गेट टोटल सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होगा, हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना। तो इधर आएगा समेशन, इंटीग्रेशन का साइन, सी आई इज इक्वल टू 1 to n ए डॉट डी आर, और इधर आ जाएगा हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डेल क्रॉस ए डॉट डेल्टा एस आई लगाना, अभी एन नहीं लगाना, क्योंकि हम आई की वैल्यू जब खोलेंगे समेशन को तो वो सारी आ जाएगी उसमें इक्वेशंस। नाउ कमिंग टू लेफ्ट हैंड साइड फॉर एल एच एस में देखते हैं इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो ये हमारे पास सिचुएशन है, इसमें इस तरह से हमने क्लोज पाथ है लेकिन उनको ऐसे डिवाइड कर दिया। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आए, सिचुएशन वही है। सो ये हमारे पास इस तरह से सी है क्लोज पाथ, लेकिन ये जो पाथ हमने बनाए हैं उसमें इस तरह से ये वाला पाथ ऐसे घूमेगा पूरा, ठीक है ऐसे। सो ये वाला पाथ भी ऐसे घूमेगा। छोटे छोटे जो पाथ्स हमने बनाए हैं C1 C2 वो इस तरह से हैं। तो हम इधर से पकड़ते हैं, एक डिफरेंट कलर से देखना आप। तो यहाँ पे जो हमारा C1 पार्ट है उसको मैं देख लो येलो कलर से कर रहा हूँ, इसको आपने ऐसे क्लॉकवाइज बनाना है ऐसे। तो ये ऐसे क्लॉकवाइज चलेगा ये क्लोज पाथ जब हम इंडिकेट करेंगे इसके ऊपर। और ये जो ऊपर वाला है उसको भी आप देख लो, ऊपर ने बनाया हुआ है वो ऐसे चलेगा। येलो से बना रहा हूँ अभी, ये ऊपर इधर इधर और इधर। तो इस पाथ के लिए आप देखो, इस पाथ के लिए ऑपोजिट आ गए हैं दो एरोज। जब हम इंडिकेट करेंगे ना तो एक बार हमारे पास जो डी आर है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी बार डी आर इस डायरेक्शन में जाएगा। डी आर के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं ना, सो उसके लिए देखो एक ये है और इसके एडजेसेंट एक ये है। आप ध्यान से देखना, ये मैंने के एल पार्ट ले लिया। तो इसको जब आप इंडिकेट करोगे ऐसे चलेगा ये। फिर वाइट में दिखाता हूँ, इसको जब आप क्लॉकवाइज इंडिकेट करोगे तो ऐसे चलेगा। तो ये जो के एल पाथ है इसके ऊपर दोनों डी आर आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। वेक्टर फील्ड के जो भी रिजल्ट होंगे इंडिकेशन के यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इस बाउंड्री को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका तो रिजल्ट आपस में कैंसिल ही हो रहा है। तो हम तो फिर आउटवर्ड बाउंड्री हमारे पास बची। तो अगर दो डब्बों के लिए आउटवर्ड बाउंड्री बची है तो इन सब के लिए करेंगे तो हम जो है लास्ट में सिर्फ आउटवर्ड बाउंड्री ही हमारे पास बचेगी। सो इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, फॉर एल एच एस द इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी आर ओवर C1 and C2 for common path यहाँ बना देना ऐसे KL, इसमें दोनों एरो शो करना, नीचे भी और वाइट वाला ऊपर भी। कॉमन पाथ KL गेट कैंसल्ड, कलर वही रख लेते हैं, गेट कैंसल्ड। तो ये आपको एक छोटा सा आर्गूमेंट देना है। एज देयर डायरेक्शंस, देयर मतलब डी आर की डायरेक्शंस, देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। देयरफॉर LHS बिकम्स, अब आप समेशन को जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है सारे छोटे छोटे हिस्सों पे आप कर रहे हो, लेकिन जो अंदर वाले कॉमन पाथ्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट ओनली विद बाउंड्री, सो वी कैन राइट दिस LHS एज लाइक दिस, ए डॉट डी आर, यहाँ ना क्लोज का हिस्सा आना है, ठीक है। ए डॉट डी आर क्लोज इंटीग्रल तो आएगा लेकिन सी आई नहीं आएगा, अब सी आएगा। सी मतलब ये जो हमने बाउंड्री के ऊपर कर्व इमेजिन करी हुई है वो सी है। सो इधर तो हमारे पास सी आ गया। अब राइट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे इसको देखते हैं कैसे लिखना है ऑन द नेक्स्ट शीट। देयरफॉर ऑन NHS, सो ऑन राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डेल क्रॉस ए डॉट डेल्टा एस वेक्टर आई। अब क्या करना है, नाउ फॉर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डेल्टा एस वेक्टर अप्रोचेस टू वेरी वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट ds वेक्टर,
एंड समेशन चेंजेस टू इंटीग्रेशन। ये आपको पता है ना, डिस्क्रीट एलिमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन जब हम उन एरिया एलिमेंट्स को बहुत छोटा कर देंगे, वेरी वेरी स्मॉल इमेजिन कर लेंगे, तो वो एक कॉन्टिन्यूस एरिया बन जाएगा। सो ये जो समेशन हो रही है हर किसी छोटे एलिमेंट के ऊपर, वो सरफेस इंटेग्रल में चेंज हो जाएगी। सो यहाँ समेशन विल गो टू सरफेस इंटेग्रल। तो बस इतना ही आपने आर्गुमेंट देना है कि देयरफॉर फॉर n approaches to infinity, delta s approaches to 0. So we take it very small area as ds vector. Therefore we get, अब दोनों को मिला के फाइनली हमें ये लिख देना है कि भाई a डॉट डी आर का c के ऊपर जो लाइन इंटेग्रल है वो सरफेस इंटेग्रल, यहाँ गोला नहीं लगाना, ये ओपन सरफेस इंटेग्रल है, डेल क्रॉस ए डॉट डी एस वेक्टर। सो दिस इज द रिजल्ट। यही हमारी स्टोक्स थ्योरम है। इसको वेरीफाई भी करते हैं एग्जांपल की हेल्प से, फिर उसके बाद मैं आपको ग्रीन्स थ्योरम की भी स्टेटमेंट और प्रूफ करवाता हूँ। ग्रीन्स थ्योरम बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही है, बस उसमें जो हमारे पास वेक्टर फील्ड होती है उसको हम एज ए ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर एक्सप्रेस करके एक रिजल्ट नया ड्राइव करते हैं, उसमें सिर्फ डेरिवेशन करनी है हमें। लेकिन पहले हमने अभी ये स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, जो मैं अभी करवाता हूँ। नेक्स्ट शीट पे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अभी आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है स्क्रीन पे। इसमें हमें एक वेक्टर फील्ड दी हुई है विच इज़ 2xz 3y स्क्वायर i कैप प्लस 4yz स्क्वायर z कैप। सो दिस वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट इन दिस एरिया। इसकी कुछ डायरेक्शन, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरा कंपोनेंट जेड एक्सिस की तरफ है। हमें इसके लिए स्टोक्स लॉ को वेरीफाई करना है। इसका मतलब है हमें इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि हम इस वेक्टर फील्ड का क्लोज लाइन इंटेग्रल निकाल लें एक बार। इस स्क्वायर के लिए बोला गया है, स्क्वायर वाला डायग्राम भी गिवन है, इसकी साइड्स भी गिवन है कि जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है तो ये साइड 1 है और ये साइड भी 1 है, तो 1/1 का स्क्वायर है। सो हमें इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर ना इसको इंटीग्रेट करना है, लाइन इंटेग्रल करना है। दूसरे तरफ हमने क्या करना है कि इसकी कर्ल कैलकुलेट करके, इसी फंक्शन की हम कर्ल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कर्ल कैलकुलेट करके उसका एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट भी करना है और फिर उसको सरफेस इंटेग्रल करना है। और हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों LHS और RHS इक्वल हैं और ये इक्वल आएंगे। अब यहाँ इसको वेरीफाई करने का क्या बेनिफिट है, देखो एक तो आपको इसमें सीखेंगे कि लाइन इंटेग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम करने वाले हैं। दूसरा आप सीखोगे कि हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड कैसे करते हैं, आपको वैसे भी आता है, लेकिन उसके बाद सरफेस इंटेग्रल आएगा तो वो भी आप सीख जाओगे। सो लाइन इंटेग्रल और वेक्टर, ये सरफेस इंटेग्रल जो है ना, ये जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, IIT JAM की तैयारी करते हो, या इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ना ओरिजिनल स्टेटमेंट में यहाँ आई कैप की जगह ना जे कैप है, मैं उसी तरीके से करूँगा, जे कैप मान के चलते हैं। मतलब जो हमारी वेक्टर फील्ड है वो जे कैप के कैप मतलब YZ प्लेन के अंदर है। एक उसका कंपोनेंट Y एक्सिस की तरफ है जे कैप, और एक कंपोनेंट Z एक्सिस की तरफ है, जिसकी वजह से के कैप आ रहा है। सो कर्ल कैलकुलेट करनी है, हमें करना है डेल क्रॉस ए। डेल क्रॉस ए कैसे करते हैं, इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप लिखा जाता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, और फिर कंपोनेंट्स। तो एक्स कंपोनेंट तो है ही जीरो, वेक्टर फील्ड में आई कैप वाला कंपोनेंट है ही नहीं, जे कैप वाला है, तो यहाँ लिख लेंगे 2xz प्लस 3y स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ लिख लेंगे 4yz स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आप वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पे करिए, मैं भी करता हूँ, उसके बाद फिर मैच कर लेना। सो इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमें क्या करना है, डेल क्रॉस ए विल बिकम, पहले हम आई कैप लिख लेंगे ऐसे, और इसको इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे 4z स्क्वायर, इसको इससे कर देंगे तो विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो माइनस लगाना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर z करेंगे ना तो देखो 2x आएगा, 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो सिंपली आ जाएगा 2x। तो एक ये कंपोनेंट बन गया। दूसरा कंपोनेंट है जे कैप। जे कैप जब आप करेंगे तो हमें इस चीज़ को इससे करना है, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे 0 आंसर आएगा, बिकॉज देयर इज़ नो x, और जब इधर करेंगे वो वैसे ही 0 आएगा, उसको छोड़ दो, 0 - 0 प्लस के कैप। प्लस के कैप में हमें कलर चेंज कर लेते हैं, सो हमें इसको इधर करना है, इधर वाला तो 0 ही हो जाएगा, इधर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस टर्म को। सो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके हमारे पास सिंपली 2z आएगा, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव 0। इसको खोल के लिख लेते हैं,
सो दिस इज़ डेल क्रॉस ए। अब यहाँ पे चाहिए डेल डी एस वैक्टर। सो डी एस वैक्टर कैसे लेना होता है ध्यान से समझना। हमें इस पाथ के अलॉन्ग डी एस वैक्टर लेना है। सो डी एस वैक्टर इज स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये पूरा नहीं है डी एस वैक्टर, देखो डी एस कौन सा है, यहाँ पे छोटा सा एरिया बना दिया ग्रीन कलर का, ये है डी एस वैक्टर। इसकी एक साइड आएगी डी वाई, एक साइड आएगी डी जेड। वो क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है इसकी एक साइड वाई के अलॉन्ग है, एक जेड के अलॉन्ग है। सो डी एस वैक्टर इज डी वाई डी जेड। दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके एरिया निकलता है ना, एस इज एरिया, वाई एंड जेड आर लेंथ्स, उनको मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डी एस वैक्टर की डायरेक्शन लेनी है जैसे उसने डायग्राम में हमें इंडिकेट करने के लिए बोला है, काउंटर क्लॉकवाइज बोला है, एंटी क्लॉकवाइज। सो राइट हैंड थंब रूल लगाना है, स्क्रीन के ऊपर लगा के देखो। जब मैं ऐसे अपनी फिंगर्स रख के घुमाऊंगा थंब ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। सो वो बाहर की तरफ हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे आएगा आई कैप। ये बड़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो आपको समझ होंगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ध्यान से सुन लो इस लेक्चर को, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से फोकस से सुना करो, फिर फिजिक्स बिल्कुल टफ नहीं लगेगी। चलो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में डॉट प्रोडक्ट। सो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट डेल क्रॉस ए डॉट डी एस वैक्टर और फिर उसका सरफेस इंटेग्रल। सो डेल क्रॉस ए मतलब इसका जब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा ना तो सिर्फ ये फर्स्ट टर्म बचेगी, क्योंकि के डॉट आई जीरो होता है। तो सिंपली आ जाएगा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल के लिए आप सिंगल बार भी लगा सकते हो साइन, बट एस लगा देना, तो बन जाएगा 4z² माइनस 2x डी वाई डी जेड, इस तरह से। और यहाँ पे x ज़ीरो है, वो कैसे है सर, x ज़ीरो कैसे है? देखो हम इस सरफेस के ऊपर हैं, तो ये सरफेस कहाँ है, वाई जेड प्लेन में। x तो हमारा यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो इसमें x को भी ज़ीरो पुट करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करना है डी वाई डी जेड है, दो बार इंटीग्रेट करना है। मैं नेक्स्ट शीट पे करके दिखाता हूँ। हमारे पास आ गया कि भाई ये जो डेल क्रॉस ए है कर्ल, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये किसके बराबर आएगा, दो बार इंटीग्रेट करना है आपको, 0 to 1 0 to 1, 4z² बचेगा क्योंकि एक्सियल टर्म 0, डी वाई डी जेड। सो डी वाई को जब आप इंटीग्रेट करेंगे वाई आएगा, उसकी लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 1 1 नहीं आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 4z² को इंटीग्रेट करेंगे 4z³ आएगा, लिमिट इसकी 0 to 1 जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4/3 आएगा। सो हमने राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लिया, यही आंसर है सर्कुलेशन का। तो आप देखो, अब एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से चलेंगे ना तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ पर सर्कुलेशन का क्वेश्चन है अगर, तो इस तरह से पहले कर्ल कैलकुलेट करके फिर सरफेस इंटीग्रल कर लो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखना जब हम लाइन इंटीग्रल वैसे कैलकुलेट करते हैं टफ होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। सो LHS में आप देखिए हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है क्लोज पाथ सी के लिए, और ये 4 पाथ हैं, ए डॉट डी आर, फिर सेकंड पाथ मैंने वहाँ मार्क करे हुए हैं डायग्राम में ना, ये सारे 4 इंटीग्रेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। इन चारों को मिला के हमारे पास बना है एक क्लोज पाथ। ये चारों ओपन पाथ हैं, इसलिए मैंने यहाँ कहीं पे ना सर्कल नहीं लगाया इंटीग्रेशन के साइन पे। अब इस हर एक को सॉल्व करना है। सो पहला हम फर्स्ट कर लेते हैं, बाद में ऐड कर देंगे। सो ए को कैसे लिखना है, ए हमारे पास जो गिवन था पूरी की पूरी वेक्टर फील्ड लिखनी है, लेट अस डू दैट। सो ए वेक्टर था हमारे पास 2xz प्लस 3y² j कैप प्लस 4yz² k कैप। ये मैंने पूरा ए वेक्टर यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है फर्स्ट पार्ट वाले dr के साथ। तो फर्स्ट हमने यहाँ लिखा है, ऐसे चल रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा dr वेक्टर माना है जो किसके बराबर होगा, इधर हमारा y एक्सिस था, सो ये होगा dy और साथ में लगाना पड़ेगा j कैप। तो जो dr वेक्टर है वो dy j कैप है। फिर हम जब ऊपर जाएंगे ऐसे तो वो हमारा है z एक्सिस की तरफ, उसको लिखेंगे dz k कैप। जब इधर जाएंगे तो हम लिखेंगे dy विद माइनस j कैप, क्योंकि है तो y के अलॉन्ग। फिर जब नीचे आएंगे तो लिखेंगे अगेन dz माइनस, नीचे माइनस इसलिए कि नीचे की तरफ है, सो dz k कैप विद माइनस साइन। तो इस तरह से करना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा इजी है। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2xz प्लस 3y² की इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये k डॉट j तो 0 ही हो जाएगा ना, देखो ये ऐसे है, उसके साथ नहीं कर देना, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, डायग्राम बनाया। सो यहाँ पे जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट इस टर्म के साथ करेंगे तो वो ही बचेगी सिर्फ, और यहाँ dy आ जाएगा।
के डॉट जे 0 होता है, वो तुम्हें पता है। अब इसमें देखो, इस पाथ के लिए भाई, इस पाथ के लिए z 0 है, पता है ना आपको, क्योंकि हम देखो नीचे y एक्सिस क्या लॉन्ग चल रहे हैं, z एक्सिस हमारा इधर है, x एक्सिस हमारा इधर है। सो इस पाथ के लिए z 0 है, यहाँ z को 0 भी पुट करना है। ये तो कितना लंबा पड़ेगा, अभी मैं एक इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, 4 करनी पड़नी है, और उधर कितना आसान है, एक इंटीग्रेशन सॉल्व करनी पड़ी। इसीलिए ये स्टोक्स लॉ की ब्यूटी है कि हम इसको स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करके सर्कुलेशन आसानी से कर लेते हैं। अब देखो आगे चलो, इसको हमने 0 कर दिया तो क्या बचा, 3y² dy 0 to 1, ये बना 3y³ बाई 3 से 3 कटा 0 to 1, तो लिमिट्स पुट करके आंसर आ गया 1। तो ये अभी फर्स्ट इंटीग्रेशन का आंसर 1 आया। इसको ना दूसरा रेड कलर में लिखता हूँ कि ये 1 है भाई साहब। अच्छा, अब सेकंड पाथ के लिए, सेकंड पाथ हमारा ये वाला है। अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे इस वेक्टर फील्ड के साथ तो सिर्फ k डॉट k वाली टर्म बचेगी। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ नेक्स्ट शीट पे 4yz² इंटू डी जेड, उसको हमें इंटीग्रेट करना है इस पाथ के लिए। अब जिसमें देखो 4yz² में इस पाथ के लिए y की वैल्यू कितनी है, 1, y की वैल्यू 1 है। कैसे सर, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, इधर y चल रहा है, तो इस पूरे पाथ के लिए y 1 है, यहाँ y को 1 पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट शीट पे करता हूँ। सो सेकंड पाथ के लिए जो हमारा a डॉट डी आर है वो बचेगा 4x, x नहीं है y है, 4yz² 0 to 1, और साथ में बचेगा dz एट y इज इक्वल टू 1। इस पूरे पाथ के लिए y 1 है। तो जब आप इसको करेंगे तो बनेगा 4z² की इंटीग्रेशन 0 to 1 dz, ये बनेगा 4z³ बाई 3, लिमिट्स पुट करने के बाद 4/3। तो सेकंड का आंसर 4/3 आ गया। थर्ड पाथ, उसमें जब हम y के अलॉन्ग आएंगे तो फिर फर्स्ट टर्म बचेगी विच इज़, पहले लिख लेता हूँ a डॉट डी आर दिस इज इक्वल टू। सो थर्ड पार्ट के लिए फिर से जब इंटीग्रेट करना है तो जो वेक्टर फील्ड है, जैसे ये हमारा पूरा पाथ है, फिर से बना देता हूँ। जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हैं, दिस इज़ थर्ड पार्ट है ना, तो इसमें हम ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो डी वाई है वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो वहाँ आएगा dy(j) विद माइनस साइन। लिमिट्स इसकी हम 0 to 1 लेके चलेंगे, और यहाँ पे हमें 2xz प्लस 3y² j था, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो सिर्फ यही बचेगा विद माइनस साइन। सो यहाँ पे इस पूरे पाथ के लिए x हमारा 0 है, x इज 0। वो क्यों, क्योंकि x तो बचे रीजन से बाहर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, तो वो तो है ही 0 क्योंकि ये yz प्लेन के अंदर है। हम यहाँ y है, यहाँ z है, तो वी आर इन yz प्लेन, सो x 0 है, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। बाकी बचेगा 3y² की इंटीग्रेशन 0 to 1 dy, बाकी बचेगा हमारे पास -3y³ बाई 3। जब लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर विल बी -1, इसका आंसर -1 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे की तरफ आना है, और यहाँ हमारे पास dz k विद माइनस साइन है, जो डायरेक्शन है हमारे पास। देखिए z ना वैसे पॉजिटिव साइन की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन हम नीचे आ रहे हैं तो इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। तो थर्ड केस में हमारे पास, फोर्थ केस में a डॉट डी आर, तो जो सेकंड टर्म है इस इंटीग्रेशन की वही बचेगी, तो वो है 4yz², इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। यहाँ आएगा dz विद माइनस साइन जब डॉट प्रोडक्ट कर दिया, और लिमिट्स 0 to 1, लिमिट्स हर जगह 0 to 1 ही चलेंगी। सो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ y कितना है, इस पूरे पाथ के लिए y 0 है, तो ये तो y 0 हो गया, तो आंसर 0 आ गया। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो यहाँ -1 है, यहाँ 4/3 है, यहाँ +1 था, सो मैं सब रेड में लिख रहा हूँ। इसका आंसर आया 4/3, इसका आंसर आया -1, इसका आंसर आया 0। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 4/3, और पीछे भी हमने जब कर्ल से निकाला 4/3। सो इस तरह से हमारी स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करवाने का यही मतलब है कि आपको एक्चुअल में फिजिकली समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ से हमने कर्ल कैलकुलेट कर ली, फिर उस एरिया के ऊपर उसको इंटीग्रेट करा, जहाँ मुझे सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन सॉल्व करनी पड़ी। ये आसान है तरीका सर्कुलेशन कैलकुलेट करने का। आइडिया
IIT JAM में कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें सर्कुलेशन कैलकुलेट करनी है वेक्टर फील्ड की। तो जो बच्चे कर्ल की डेफिनेशन से कर लेते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, बाकी दूसरे केस में तो वो टाइम कंज्यूमिंग है और गलतियाँ होने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो इस वजह से वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम जाते जाते ग्रीन्स थ्योरम कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी छोटी सी थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट बस मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आप नोट्स बना लीजिए साथ साथ। उसकी स्टेटमेंट और प्रूफ हमें करना है। लेट अस डू दैट। सो लेट अस डू ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की ही दूसरी फॉर्म है। ठीक है, बट जब आपको एग्जाम में ग्रीन्स थ्योरम पूछेंगे तो ये करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पूछेंगे तो मैंने पहले करवाई हुई है, उसका प्रूफ वैसे करना है। ये बस आप ऐसे बोल सकते हो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हम दूसरी एक फॉर्म बना रहे हैं, उसको ग्रीन्स थ्योरम बोल देते हैं। सो इट स्टेट्स दैट if phi and psi are two scalar field functions having continuous derivatives at least up to second order, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक उनके हैं कॉन्टीन्यूस, सो देन वी कैन राइट इसके लिए कि भाई जो वॉल्यूम इंटेग्रल है इसका फाई डेल स्केयर साई माइनस साई डेल स्केयर फाई ओवर ए वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड, आप डी वी भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू द सरफेस इंटेग्रल क्लोज सरफेस इंटेग्रल ओवर एस फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट डी एस। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अब ग्रीन्स थ्योरम देख के पता चल रहा है कि ये सरफेस इंटेग्रल और वॉल्यूम इंटेग्रल की रिलेशन है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी तो यही थी, वॉल्यूम इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है या सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। सो यहाँ पर वही चीज़ है, बट थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर हम स्केलर्स की टर्म्स में इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो वी कैन राइट हेयर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स इन स्केलर्स इन टर्म्स ऑफ स्केलर फील्ड्स। वही हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम है। अगर आपको कोई बंदा पूछे कि भाई ग्रीन्स थ्योरम क्या है, तो आप बोलेंगे सर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही है, बट वो इन टर्म्स ऑफ स्केलर फील्ड्स है। तो बस ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ नहीं है, बेसिकली एनालॉजी इसको ड्राइव कर रहे हैं, मतलब उसको बस फॉर्म बनानी है हमें इस तरह की, तो बना लेते हैं। सो यूजिंग ये देखो वॉल्यूम इंटेग्रल डेल डॉट ए डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड over a volume dv is equal to surface integral closed surface integral of a dot ds। सो ये क्या है, ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। मैंने पहले बता दिया, हम इसको जस्ट यूज़ करेंगे। अब हम डेल डॉट ए कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, डेल डॉट ए, ठीक है, पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड के कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसको सॉल्व करके लिखेंगे पार्शल ए एक्स ओवर पार्शल एक्स। ये आपको पता है, अगर प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपको पता है। नहीं देखे हैं तो बता ही देता हूँ, आई डॉट आई होगा और ए एक्स यहाँ आ जाएगा, फिर जे डॉट जे होगा 1 और वहाँ ए वाई आ जाएगा, और ऐसे ही। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें पुट करना है, वही हमारा काम है, पुट ए वेक्टर एज फाई डेल साई। देखो डेल साई क्या होता है, डेल साई ग्रेडियंट है साई का, साई स्केलर फंक्शन है, उसको फिर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर फील्ड, सो उसको फिर फाई से मल्टीप्लाई किया, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो लेट अस डू दैट। सो ए वेक्टर इज फाई डेल साई, इसको खोल के लिखेंगे तो बनेगा फाई पार्शल ओवर पार्शल एक्स साई आई कैप प्लस फाई पार्शल साई ओवर पार्शल वाई जे कैप प्लस फाई पार्शल साई ओवर पार्शल जेड के कैप। ये आपको पता है ना, डेल साई की डेफिनेशन लगा दी ग्रेडियंट की जस्ट मैंने। सो इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए। यहाँ पर ए एक्स आ गया मेरे पास, फाई पार्शल साई बाय पार्शल एक्स, ये एक्स है। ऐसे ही फाई पार्शल साई बाय पार्शल वाई जो है वो ए वाई है, दिस इज़ ए वाई, और ऐसे ही ए जेड, इसको पुट करना है लास्ट वाली इक्वेशन में। सो प्रीवियस इक्वेशन थी मेरे पास डेल डॉट ए
उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। यहाँ ए एक्स था, अब ए एक्स की जगह मैंने लिख देना है फाइव पार्शियल एक्स। ठीक है, बस आसान ही है ये। ऐसे ही यहाँ था पार्शियल और पार्शियल वाई, उसके साथ मुझे ए वाई था, ए वाई की जगह मैंने ये पुट कर देना है। ये इजी सा है, ऐसे रट्टा सा ही है, एग्ज़ाम में लगा के चले जाओ। प्रूफ अगर आ जाए तो, अगर आपको है नहीं सिलेबस में तो मत करना, इसको है तो कर लो। तो ये लास्ट में फाइव पार्शियल साई बाय पार्शियल जेड। सो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ दो फंक्शन है तो एक फंक्शन पहले ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, फिर प्लस जब करेंगे तो फाइव एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म से ये टर्म दो आएंगी मेरे पास। फिर से देखो, अब कलर चेंज करके बता देता हूँ एक बार। इसको इसके ऊपर एक्ट करवाना है, यू वी प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। सो कलर वापस चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई इंटू पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल स्केयर साई बाय पार्शियल वाई इंटू फाइव। तो एक बार फाइव को डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, यू वी फॉर्मूला प्लस थर्ड देखो, इसको इसके ऊपर एक्ट करवा दो। दूसरा वाला जो है पार्शियल साई बाय पार्शियल जेड एज इट इज़ लिख दो, प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज़ लिख दो फाइव, ये वाला फाइव दूसरे वाले के ऊपर एक्ट करवा दो, तो वो बनेगा ऐसे खोल देना है। अब अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे फाइव कॉमन आ जाएगा तीनों में से ना, उसको कॉमन लिख लेते हैं, फाइव डेल स्केयर साई, बाकी जो है वो डेल स्केयर है, लैप्लेशियन ऑपरेटर बना है यहाँ पे तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, बाकी बनेगा डेल स्केयर साई, डेल स्केयर साई। देखो कौन कौन सी टर्म से मिलके बना, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली टर्म फाइव कॉमन, ये वाली टर्म फाइव कॉमन, इस टर्म में भी फाइव कॉमन, और बाकी जो बचा तीनों कंपोनेंट्स वो डेल स्क्वायर साई है। लास्ट वाली जो तीन टर्म्स बाकी बची हैं, ये और ये, इसको कैसे लिख सकते हैं, सीधा एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये बनेगा डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डेल साई। आप खोल के देख लेना, यही बनेगा। सो डेल डॉट ए इज रिटन एज लाइक दिस। अब हम इस चीज़ को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में पुट कर देंगे नेक्स्ट शीट पे, और प्रूफ हो गया। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी भाई मेरे पास, कि हमें डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रल करना है dv, एंड दिस इज इक्वल टू द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ a डॉट ds, है ना, यही थी ना। तो अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट कर देना a जो अभी मैंने निकाला है, तो वो हो जाएगा डेल डॉट a मैंने निकाला ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या आया वो, इट इज़ फाई डेल स्केयर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई, ऐसे dv, यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल। और राइट हैंड साइड पे क्या, a क्या था, फाई डेल साई, ऐसे लिखना है, डॉट ds भी लिखना है ऐसे। तो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ आई विल इंटरचेंज, क्योंकि फाई और साई तो स्केलर ही है ना, आई का इंटरचेंज फिर से एक रिलेशन आ जाएगी। अगर मैं मान लो a वेक्टर को अभी मैंने फाई डेल साई माना है, लेकिन अगर मैं इसको मान लेता साई डेल फाई, तो क्या होना है, इंटरचेंज होना है, साई एंड फाई। तो इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, यहाँ आ जाएगा साई डेल स्केयर फाई, यहाँ इंटरचेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, डेल डॉट साई डेल साई डॉट डेल फाई, तो डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, यहाँ कोई फ़ायदा होना ही नहीं है, कर दिया लेकिन हमने। चलो इधर क्या होना है, इधर आ जाना है सरफेस इंटीग्रल ऑफ साई डेल फाई, देखो ना, फाई की जगह साई, साई की जगह फाई, डॉट ds, इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, हो गया प्रूफ। क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगी दोनों टर्म्स, इधर आ जाएगा फाई डेल स्केयर साई माइनस साई डेल स्केयर फाई dv इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट dr ds
तो हो गया। तो ये है बस ग्रीन थ्योरम का प्रूफ, सिंपल सा। अगर एग्ज़ाम में आ जाए, कभी कभी डाल देते हैं एग्जामिनर, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेपर में डाल देते हैं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो इसलिए करके जाना ईजी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही है, बट उसकी डिफरेंट फॉर्म है, इन टर्म्स ऑफ स्केलर फील्ड्स है, बस इतना सही है। सो हम अपना आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। वेक्टर कैलकुलस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। कई बच्चे कमेंट्स आ रहे हैं, सर टेंसर करवा दो, कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट्स करवा दो। तो मैं करवाता रहूँगा भाई, जैसे जैसे चलता जाएगा। अभी मुझे पहले वेव्स को फिनिश करना है। फिर एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म में पढ़ाया जाता है, वो रहता है, वो करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ग्रेविटेशन है, फर्स्ट ईयर की बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उससे पहले मैं क्वांटम मैकेनिक्स, जो अभी 4th सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी करना है ना, तो उसको कंटिन्यू करूँगा क्वांटम मैकेनिक्स को। फिर स्टैटिस्टिकल भी करेंगे। तो देखते हैं, चलते जाएंगे इसी तरह से। आप कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।